गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। और आप सब लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कुछ नवीन चीज पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण। और शब्द निर्माण के विषय में बहुत से कम लोग समझ पाते हैं कि शब्द निर्माण आखिरकार है क्या। सिर्फ उपसर्ग, प्रत्यय और संधि समास पढ़ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो शब्द होते हैं वो रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द निर्मित नहीं हो सकते हैं, यानी रूढ़ शब्दों को नहीं बनाया जा सकता। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपराओं से चले आते हैं। निर्मित की नहीं किया जा सकता है, यौगिक शब्दों को निर्मित किया जा सकता है। तो यौगिक शब्द जो निर्मित होते हैं वो उनके लिए कुछ नियम होते हैं, ऐसे थोड़े निर्मित हो जाते हैं। तो जो शब्द निर्मित होते हैं यौगिक, ठीक है, हम उन्हीं के विषय में बात करेंगे। तो यौगिक शब्दों का जो निर्माण होता है वो उपसर्ग या प्रत्यय के आधार पर, संधि या समास के आधार पर। तो यौगिक शब्द सिर्फ तीन ही रूपों से बनते हैं या तीन प्रकार से बनाए जाते हैं: या तो उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ करके, या तो संधि, या समास के द्वारा। देखिए ये शब्द जो है ना निर्मित होता है। अब इन्हीं में से जो शब्द बनते हैं वो कुछ योग रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है, यौगिक होते हैं, और कुछ योग रूढ़ हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, यानी कि पूरक होते हैं। कई बार उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास ये एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इन्हें हमको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे सिलेबस में दिया गया है कि यौगिक इन शब्द निर्माण क्या है। तो यौगिक शब्दों का निर्माण ही है जिसके अंतर्गत हमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास ये तीन चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो यौगिक शब्दों के निर्माण के जो प्रकार हैं या यानी जो है रूप हैं वो है उपसर्ग, प्रत्यय के द्वारा, संधि और समास के द्वारा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग होता क्या है? तो उपसर्ग जो है ये खुद भी उपसर्ग से बना हुआ है। उप और सर्ग, तो उपसर्ग में उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप या समक्ष या सामने या साथ में, और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना। यानी कि जो समीप आकर के, किसी शब्द के समीप आकर के और क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, नवीन शब्द का सृष्टि करते हैं, उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। कुछ भी परिभाषा इसकी देख लीजिए, दे लीजिए, पर्याप्त है। तो किसी शब्द के समीप या आगे लग करके अर्थ में विशेषता ला देते हैं जो शब्द, ठीक है। तो विशेषता इसमें है, ला देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो कि शब्द या शब्दांश, अब परिभाषा हमारी आ जाएगी, ऐसे शब्द या शब्दांश जो शब्दों के आगे लग करके और उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और दूसरी बात यह कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है? तो उपसर्ग एक प्रकार से अव्यय शब्द होते हैं। उपसर्ग एक प्रकार से अव्यय शब्द होते हैं, किसी के साथ लगते हैं, ठीक है, और जो है ना उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपना स्वरूप नहीं खोते हैं। यानी कि वो कहीं भी लगाइए वो उसी तरह से प्रयोग होते हैं अपनी तरह से। तो एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं, ठीक है, यानी ये बदल करके नहीं लगते हैं, ये उसी रूप में लगते हैं। उपसर्ग को और भी नामों से जाना जाता है। आदि प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। रचनात्मक प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो है यानी कि इसमें इनके तीन अलग अलग और नाम भी दिए हैं। आदि प्रत्यय यानी कि शुरुआत में लगने वाले, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय यानी कि जिससे क्या होता है, नवीनता की उत्पत्ति होती है। और रचनात्मक प्रत्यय का मतलब है उसमें जिस प्रकार की हम रचना करना चाहें उस शब्द में, वैसा हम क्या कर लेते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम चाहें उस प्रकार के शब्दों का निर्माण करना चाहें तो वैसा ही हम उसमें शब्द लगा देते हैं, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, हम रचनात्मक प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो
किसी भी शब्द के साथ यानी आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। ये अव्यय शब्द होते हैं और इन्हें आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय या रचनात्मक प्रत्यय भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद है उपसर्ग के प्रकार। तो उपसर्ग के जो है 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग जाते हैं। एक संस्कृत उपसर्ग, एक हिंदी उपसर्ग और एक आगत यानी अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के उपसर्ग। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जो समझा रहा हूं उसे आप लोग, जो काफी ज्यादा मैं बोलूंगा वो आप लोग यानी कि इसमें जो सामने लिखे हुए हैं इनसे ज्यादा मैं आप लोगों को बोल करके समझाऊंगा। संस्कृत शब्दों से के जो उपसर्ग होते हैं ना वो सिर्फ संस्कृत शब्दों के साथ लगते हैं, और संस्कृत शब्द क्या होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत उपसर्ग अर्थात तत्सम उपसर्ग, समझ में आ गया। तो कभी भी तत्सम उपसर्ग आए तो उसका मतलब ये मत समझिएगा कि तत्सम उपसर्ग कोई अलग चीज है। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं ना उनसे वो तत्सम शब्दों के साथ लगते हैं या तत्सम शब्दों का ही निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द ही कहा जाता है। तो संस्कृत शब्द यानी संस्कृत जो उपसर्ग हैं वो 22 हैं, अमूमन माने जाते हैं। और हिंदी के जो उपसर्ग हैं कुछ लोग 13 मानते हैं, कुछ 16 मानते हैं, कुछ 10 ही मानते हैं। वैसे अमूमन यानी कि एवरेज 13 ले लिया जाता है, ये 13 से भी अलग है। और आगत जो शब्द हैं इनमें अरबी और फारसी के 19 तत्सम माने जाते हैं, सॉरी उपसर्ग माने जाते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग अलग होते हैं। तो अब यहां पर याद रखिएगा कि जो संस्कृत के शब्द होंगे उनके साथ सिर्फ संस्कृत वाले उपसर्ग लगेंगे, नहीं रहे ध्यान तो लिख भी सकते हैं। और हिंदी वाले शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो हिंदी के हैं उनके साथ सिर्फ हिंदी वाले उपसर्ग लगेंगे, इसलिए इन्हें तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। और आगत यानी अरबी वालों के साथ अरबी उपसर्ग, फारसी वालों के साथ फारसी उपसर्ग और अंग्रेजी वालों के साथ अंग्रेजी उपसर्ग। जैसे हम सब इंस्पेक्टर वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, क्लियर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। तो ये अब यहां पर चीफ मुख्यमंत्री नहीं बोलते। तो समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। यानी कि ये जो उपसर्ग हैं ये उन्हीं भाषा के शब्दों में लगते हैं जहां से ये बने हुए हैं, जहां से आए हुए हैं। जैसे संस्कृत वाले संस्कृत में, हिंदी वाले हिंदी में, अरबी वाले अरबी में, फारसी वाले फारसी में और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये उपसर्ग के निभेद हो गए, प्रकार हो गए और उपसर्ग की परिभाषा होगी। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग और उनके अर्थ और प्रमुख शब्द। ठीक है, तो जहां पर ये क्या होते हैं यानी कि प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो जो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, ठीक है, इनमें ये 22 उपसर्ग होते हैं कुल। ठीक है, संस्कृत के उपसर्गों की जो संख्या है वो 22 है। अब इनमें हम इनके नाम ले लेते हैं और उन्हें देखते चले जाते हैं। इनके अधिकांशतः शब्द में आप लोगों को और भी बोल करके बता दूंगा। अति, अति का मतलब होता है अधिक, और अति का मतलब ऊपर होता है, और अति का मतलब है पार भी होता है, और अति का मतलब परे भी होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना ही मैंने क्या कर दिया आप लोगों के सामने लिख दिया है, ये है। तो इनमें अब जो इसके जो इसमें तत्सम शब्द लगे हुए हैं और इससे जो बने हुए शब्द हैं, अत्याचार, ध्यान ध्यान दीजिएगा, इसमें अति और आचार, तो यहां संधि भी है और उपसर्ग भी है। ठीक है, तो अत्याचार, अत्यधिक और अतिक्रमण। तो अत्याचार में कभी भी अत्य मत समझिएगा, यहां पर अति है, अर्थात आधाता और या है ना, तो इसका मतलब है वहां अति उपसर्ग है। तो अत्याचार, अत्यधिक, अतिक्रमण, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिरंजित, अतियुक्ति, अत्यावश्यक, अतीन्द्रिय, अतिव्याप्ति, ठीक है, अतिशय आदि जो है ये अति से बनने वाले शब्द हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इन्हें समझने की कोशिश करिएगा, रटना नहीं है, समझ करके। इसके बाद आदि, आदि का मतलब है श्रेष्ठ, ऊपर, अच्छा, और मतलब जो है घेरे में, ये भी इसका अर्थ आता है। तो अब इसमें है अध्ययन, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी संधि हुई, अधिधन अयन, तो अध्ययन, अध्ययन, अध्यक्ष, अधिधन अक्ष, अधिभार, अधिक, अधिसूचना, अधिकृत, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अध्यादेश,
अधिदेश, अधिनियम, अध्यापक, अधिकारी, अधिकरण, ये सब क्या है? अधि उपसर्ग से बने हुए हैं। इसके बाद अनु, अनु का मतलब पीछे या बाद में, ठीक है, या समान, साथ में, ऐसे भी आता है इसका। तो अब यहां पर भी क्या हो सकता है? अनु के कारण वह आ सकता है, जैसे अन्वय, तो अनुधन, तो अनुयायी, अनुकरण, अनुवाद, अनुनय, अनुसरण, अनुज, अनुगमन, अनुगामी, अनुशीलन, अनुरूप, अनुशासन, अनुवाद, अनुकृति, अनुस्वर, अनुश्रुति, अन्वय, अनुपूर्ति, तो ये सब क्या हो गए? अनु से बनने वाले शब्द हैं। आगे हैं इसमें अप का मतलब बुरा या हीन या खराब। तो अब यहां से अप का है अपकर्ष, अपमान, अपव्यय, अपराध, अपवाद, अपहरण, अपमृत्यु, अपलाप, अपव्यवहार। अपव्यवहार का मतलब होता है खराब व्यवहार, बुरा व्यवहार। अपरूप, अपाश्रय, अपशब्द आदि जो है ये अप से बने हुए उपसर्ग हैं। इसके बाद है अभी। अभी का मतलब है समीप, अधिक, ठीक है, समक्ष। इसमें भी अभी है ना, तो इसमें भी यण संधि होगी। तो यहां पर क्या हो गया? जैसे है अभ्युदय, अभिधन उदय, ठीक है, अभ्यागत, तो ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद है अभिसार, अभिमुख, अभिमान, अभिकर्ता, अभिनय, अभिनेता, अभिनेत्री, सब में अभिनय सब है। अभिज्ञा, अभिसरण, अभिज्ञान, अभिमुख, अभिभूत आदि, ये सब क्या हैं? अभी उपसर्ग से बने हुए हैं। इस बात है औ। औ का मतलब है पतन या हीन या नीचे, ये होता है। तो अवकलन, अवसाद, अवगुण, अवमूल्यन, अवसान, अवतार, अवचेतन, अवज्ञा, अवतीर्ण, अवगाहन, अवनति, अवलोकन, अवरोह, अवस्था आदि, ये सब क्या है? अव उपसर्ग से बने हुए हैं। इसके बाद आता है आ माने तक या और। तो इसमें आता है आदर, आमरण यानी मरने तक, आकाश, आहरण, आगत, आचरण, आजीवन, आजन्म, आधार, आकार, आकलन, आकर्षण, आसक्ति, आहरण, आक्रोश, आगत, आक्षेप आदि। फिर इसके बाद है उत, उत या उद, ठीक है। तो उत भी आता है, उद भी आता है। इन दोनों का अर्थ श्रेष्ठ हुई होता है और ऊपर होता है। तो उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उद्भव, उदय, उत्थान, उत्तीर्ण, उद्घाटन, उद्धार, उत्खनन, उद्देश्य, उद्वेग, उन्मुख, उन्माद। उत और मुख के कारण क्या बना? उन्मुख बना।
उदंड, उदीयमान आदि हो गए। इसके बाद आता है उप। उप का मतलब है समीप, छोटा या सहायक, जो कि उपसर्ग का खुद उपसर्ग है। तो इसका मतलब है उपकार, उपनाम, उपमंत्री, उपासना, उपप्रधानाचार्य, उपवन, उपकुल, उपमित्र, उपमा, उपद्रव, उपचार, उपहार, उपयोग, उपदेश आदि इसके जो है यानी कि उप के होंगे। इसके बाद है दो। दो ही जब संधि होती है तो ये दुर और दुस में बदल जाता है। ठीक है, इसलिए इसके लिए हमें यानी कि जो दुर दिया गया है इसके लिए हम यानी कि रा भी दुर भी यानी कि ज्यादातर दुर लेते हैं। हमें उपसर्ग देखना है, ना कि हमें यानी कि विसर्ग संधि देखनी है। ठीक है, तो इसमें जो दो है ये रा में या सा में बदल जाता है। इनमें से तीनों सा में भी बदल जाएगा। तो दुह माने बुरा या कठिन, तो दुराचार, दुर्लभ, दुष्कर, दुरावस्था, दुस्तर, दुश्चरित्र, दुशासन, दुस्वप्न। देखिए इनमें सभी चीजें सम्मिलित कर दिया मैंने, दुर भी है दुष् भी है। तो यहां दुराचार, दुरावस्था ये किससे हो गए, यानी कि दुर से बने। यहां दुर उपसर्ग है, दुह उपसर्ग कभी नहीं होता, इतना याद रखिएगा। इसके बाद है दुर्लभ में भी है दुर। इसके बाद दुष्कर, इसमें ये वाला सा। फिर है दुस्तर, ता आ रहा है, दुह के साथ तर होता है तो क्या हो जाता है, ये सा बन जाता है, तो ये दुस हो जाएगा। दुस्सरिस, दुशासन। ठीक है, ये क्या है, ये इस वाले सा से हैं। और यहां पर दुर्स्वप्न। ठीक है, दुर अलग है और स्वप्न अलग है। दु और स्वप्न यानी कि दुर्स्वप्न, खराब स्वप्न, बुरा स्वप्न। इस वजह से नी या नी, इसका मतलब बाहर और नीचे होता है। तो निकेत, नियुक्त, निबंध, निवेश, निष्कपट, नियुक्त, निर्देश, निर्देशन, निश्चय, सॉरी निवेश हो गया, निष्ठा, निमीलन, निबंध आदि जो है इसके यानी कि नी के उपसर्ग के उदाहरण है। इसके बाद नी का होता है निस या निर्भी होता है, हो जाता है। ठीक है, तो वहां यानी कि दूर था और दुष था, और यहाँ निस है और निर है। तो निर का मतलब बिना या बाहर। निर्देश, निराकार, निर्जीव, निश्चय, निष्काम। तो ये नी के बाद यानी कि कोई भी इसमें सा बन जाएगा। इसके बाद है निवेश, निश्चय, ये क्या है, इसके उदाहरण है। इसके बाद है परा। परा का मतलब होता है दूसरा, पीछे, बाद में। चलिए इस जिसमें आएगा पीछे, विपरीत, पराजय, पराभव, परामर्श, परास्त, पराक्रम, पराजित, पराविद्या, ये सब क्या है, इसी से बने हुए। इस बाद है परि। परि मतलब चारों ओर यानी कि आसपास। तो परिधि, पर्यावरण, परिचय, परिच्छेद। तो यहां पर परि है तो ये क्या हो सकता है, यहां पर जैसे पर्यावरण में है तो इसमें संधि भी हो गई है। परिपूर्ण, परिच्छेद, परिणय, परिणाम, परिमार्जन, परीक्षा, परिश्रम, परिसर, परिहास, परिवार। ये सब किससे बने हुए हैं, परि से बने हुए। इसके बाद है प्रा। ठीक है, प्रा, प्रा का मतलब आगे या अधिक। तो प्रताप, प्रहार, प्रकृति, प्रकोप। ठीक है, प्रणाम, प्रचंड,
प्रचुर, प्रपत्र आदि जो है ये प्रा से बने हुए हैं। फिर आता है प्रति। प्रति का मतलब और या विपरीत, ठीक है, उल्टा भी होता है इसका। प्रतिदिन, प्रतिशत, प्रत्युत्तर। अब प्रति के साथ ये क्या हुआ, यानी संधि भी हो जाएगी, प्रत्युत्तर, प्रत्युह, प्रत्युष, ठीक है, ये सब क्या है, प्रति से ही बने हुए हैं। प्रतिक्षण, प्रतिबिंब, प्रतिद्वंद, प्रतिमूर्ति, प्रतिलिपि, प्रतियोगिता, प्रतियोगी, प्रत्युपदेश, प्रत्युत्पन्न, प्रतिरक्षा, ये सब क्या है, प्रति से ही बने हुए। चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसमें है उपसर्ग हमारा नी, सॉरी वी। वी है, वी का मतलब है बिना या अलग। तो इसमें आता है विज्ञान, विक्रय, विरुद्ध, और वी और अर्थ बन गया व्यर्थ, विदेश, वियोग, विशुद्ध, विक्रय, विकार, विकास, विकराल, विक्रम, विकीर्ण आदि जो है ये वी से बने हुए। इसके बाद है सम। सम का मतलब है पूर्ण या संयोग। तो ये अधिकतर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। संगम, यहां संयोग में भी सम ही बना हुआ है। संहार, संरक्षण, संपर्क, संपृक्त, संस्कार, समर्थ, समर्पण, संप्रदान, समाहार, समास, ठीक है। हाँ, इसके लिए जो है ना समास, ये सम उपसर्ग से बना हुआ है। समागम, समापन, समारोह, समाचार, संभाषण, सम्मान आदि जो है ये सब सम से बना हुआ है। इसके बाद है अपि। अपि का मतलब होता है भी या किंतु। अब यहां पर भी संधि हो जाएगी क्योंकि यहां ई है। अपितु और अपिधान। अपिधान का मतलब ढका हुआ, ठीक है। और यहां पर अपिहित, यानी कि अभिधान का मतलब ढक्कन, अपिहित का मतलब होता है ढका हुआ। इसके बाद अंतिम है इसका संस्कृत का उपसर्ग सु। सु माने अच्छा या सुंदर। तो सुकर, स्वागत, सुधन आगत, स्वच्छ, सुधन अक्ष, सुपथ, सुदर्शन, सुस्मित, सुहृदय, सुवाति, सुवासित, सुपुत्र, स्वयं, स्वल्प, सुपथ, सुप्रिय, सुप्रिया, सुकर्म, सूक्ति आदि जो है ये किससे हैं, सु से बने हुए। और अब इसके बाद हमारा आता है हिंदी के उपसर्ग। ये संस्कृत के उपसर्ग थे, अब हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों में इन्हें हम बोलते हैं तद्भव उपसर्ग, और ये लगभग 13 के करीब हैं, और भी हैं 13 से भी आगे हैं, यानी ज्यादा भी हैं। कई बार उन्हें जो है ना हिंदी के संधियों से ला करके लगा दिया जाता है, ठीक है, तो उन्हें मान लिया जाता है कि ये इतने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्गों में इन्हें तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। इसमें पहला उपसर्ग है आ माने नहीं, यानी कि जिसमें ना होने का बोध होता हो। तो अयस, अजान, अलग, अनाम, अपढ़, अटल, अनोखा, ठीक है। ये संस्कृत में भी और हिंदी में भी होता है, लेकिन संस्कृत में तत्सम शब्द होते हैं और ये हिंदी वाला है, ठीक है, ये हिंदी वाले शब्दों के साथ आता है। इसके बाद अगला है अध। अध का मतलब आधा होता है। अधपका,
अधकचरा, अधखिला, अधमरा। फिर है उन। उन का मतलब है एक कम। उन का मतलब होता है एक कम, अर्थात 19, 29, 59। ठीक है, जितने भी गिनतियां हैं वो सब क्या है, एक कम, यानी 30 के पहले, 20 के पहले, 30 के पहले, 40 के पहले, 50 के पहले, 60 के पहले, 70 के पहले, 80 के पहले, 90 के पहले, 89 भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो सब क्या है, उन के अंतर्गत आते। फिर आओ, और ये तत्सम शब्द हैं सब। और जो तद्भव होता है वो, जैसे 19 है तो एकोनविंशत, 29 है एकोनत्रिंशत। तो औ का मतलब होता है बुरा या नीचे, तो अवघड़। और ये अवघड़ है, ये अवघड़ है, और ये क्या है, अवगुण है। ये अव और गुण से मिलकर बना हुआ है, अवगुण इस तरह से लिखा जाता है। अवनत भी आ जाता है इसके अंतर्गत, नत और अवनत। फिर अवसान भी आ जाता है। फिर एक कु का मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो कु का मतलब है बुरा। और इसमें आता है कुपात्र, कुमार्ग, कुपूत, कुचाल। वैसे का भी आता है, का मतलब भी बुरा होता है। ठीक है, तो का और को एक ही साथ आते हैं, तो का के बाद क्या आता है, कपूत भी आता है। ठीक है, कुचाल है, कुढ़ब है। इसके बाद सा या सो, यानी इनका दोनों का अर्थ होता है अच्छा या सहित। तो सगोत्र, सरल, सहित, सजग, सबल। बल जो होता है वो सबल होता है, यानी कि सा से बना हुआ होता है। और सा है, जैसे उसके साथ सहेल यानी हेली लगा दी तो सहेली हो जाएगा। ये होता है दो, दो का मतलब बुरा और या हीन। वहां दो है, यहाँ दो है, तो दुकाल, दुलारा, दुसाध्य, दुबला आदि जो है, यानी कि ये प्रयोग होते हैं। इसके बाद है नी माने नहीं और अभाव। वहां नी था और यहाँ नी है। ठीक है, तो नी जो था ना, उसका ये नी क्या है, तद्भव है। वहां दू का तद्भव दू होता है। तो निधड़क, निडर, निकम्मा। ओके, निडर दो बार लिख दिया गया। ठीक है, निपट, तो यहां पर क्या कर दीजिए, निपट कर दीजिए। निठल्ला। ठीक है, निपुता, निपुती आदि जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर है बिन, बिन का मतलब बिना। तो यानी कि बिन पाया, बिन ब्याहा, बिन खाया, यानी कि बिन खाया, बिन खाया। बिन जाना। ठीक है, बिन बुलाया, बिन देखा, बिन सोचा, बिन बोया, बिन जाया। ये सब क्या हो गए, ये बिन से ही बना। इसके बाद है भर। भर माने पूरा, संपूर्ण। भरपूर, भरसक, भरपेट, भरमार। ठीक है, भरपाई। ये सब क्या है, भर से बने हुए। फिर ये दो का मतलब दो होता है। दुरंगा, दुगुना, दो गुना, दुमठ। ठीक है, दुमुहा, दुधमुहा। ठीक है, तो ये जो है, यानी कि वो तो सॉरी, दुधमुहा तो दूध से बने। इसके बाद है, ठीक है, यहाँ दो अलग अलग आए हैं। यहाँ दो संख्या के लिए आया है, वहां जो है वो दो जो है, यानी दो बुरा के लिए आए। यहाँ ती माने तीन, यानी कि तिराहा, तिकोना, तिरंगा, तिमाही आदि जो है ये इसके उदाहरण है। तिपाई, तिमाही, तिगुना, ये सब क्या है, इसी के उदाहरण है। सामान्य सहित। ठीक है, वहां भी सा आया है, यहां भी सा आया है। सामान्य अच्छा, सामान्य सहित, तो सहित। ठीक है, सचेत, सवेरा और सजग।
इसके अलावा चौ चौ माने यानी चार गुने चौ यानी चौ माने चार होता है, जैसे चौराहा, चौमासा, चौपड़, चौरस्ता, चौरंगी, चौमुखा, ये सब आता है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो है इसके अंतर जो है हमारे उपसर्ग थे हिंदी वाले, वो भी पूरे हो गए और संस्कृत वाले पूरे हो गए। और आशा है कि आप लोगों को ये उपसर्ग क्लियर हो गया होगा। तो जो है यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। फिर से मैं कोशिश करूंगा यानी समझाने की। ओके, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।